परमिशन। तो अपन क्या करेंगे, H2 और राइट ना, हीलियम के लिए Z is greater than 1 at 273 और we'll write that fifth वाले point में we can write that is a temperature effect। टेम्परेचर में अपन ने बॉयल्स टेम्परेचर लिखा था, बॉयल्स टेम्परेचर इज A अपॉन R। ये अपन ने लास्ट में लिखा था कि बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें अ गैस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर। This is Mars temperature. So the temperature in this range, the gas will behave as ideal gas. ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में काफी कुछ डिस्कस किया था अपन ने इसके बारे में। अभी अपन उतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। सो बॉयल्स टेम्परेचर। अब अपन ने कहा था कि अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है अट्रैक्शन से, मतलब गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। और Z लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन से। गैस को लिक्विफाई करना इजी होता है तो रिपल्शन ज्यादा होगा अट्रैक्शन से, तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होता है। सो ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसमें अपन ने काफी कुछ डिस्कस किया था क्योंकि हमने पूरा क्लास में यही पढ़ा था बस। तो ऑब्वियस सी बात है हमने बहुत कुछ डिस्कस किया होगा लास्ट टाइम। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। जब अपन गैसेस को लिक्विफाई करते हैं तो क्या करते हैं, तो अपन पढ़ते हैं दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ऑफ गैसेस, अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, अगर मान लो अपन को किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो वी नो दैट व्हाट आर द कंडीशंस। पहले तो अपन क्या करेंगे, अगर गैस को लिक्विफाई करना है मतलब गैसेस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल में अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करना, इधर प्रेशर को इंक्रीज करना। सो प्रेशर हैज टू बी इंक्रीज्ड ताकि पार्टिकल पास आ जाए, तो प्रेशर को अपन बढ़ाएंगे। और पार्टिकल को अगर पास लाना है तो टेम्परेचर को कम करना होगा, तो अपन टेम्परेचर को कम कर डिक्रीज। अल्टीमेटली हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, तो इसका मतलब फॉर लिक्विफिकेशन सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर करना। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल पास आ सकते हैं, और प्रेशर बढ़ाओगे तो भी पार्टिकल पास आएंगे, तो लिक्विफिकेशन इजी होता है। इन दोनों फैक्टर्स में से टेम्परेचर फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द टेम्परेचर फैक्टर is more important because the temperature at which a gas, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता, the temperature at which a gas cannot be liquefied, can't be liquefied, no matters how much pressure is applied. Pressure is applied is called critical temperature. Critical temperature, इसको अपन कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस के लिए, सभी गैसेस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर आता है, सो द गैस का द टेम्परेचर अबव विच, एट विच की जगह अपन अबव कर लेते हैं, अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर्स अपन कितना
प्रेशर अप्लाई करें लेकिन गैस लिक्विफाई नहीं, उसको अपन कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर होता है उसको अपन क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, और जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस at critical temperature is critical volume, उसको अपन BC से डिनोट कर देते हैं, एंड प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर। अपन क्रिटिकल प्रेशर को PC से डिनोट करते हैं। तो सभी गैसेस का, अलग अलग गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है, क्रिटिकल प्रेशर भी होता है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर CO2 गैस, CO2 गैस के लिए अपन बोलते हैं कि भाई TC का वैल्यू होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, ये गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता इस टेम्परेचर के अबव। अबव लिखा करना है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे अगर CO2 गैस, जैसे ड्राई आइस आपने देखा होगा, ड्राई आइस इज अ सॉलिड CO2। ड्राई आइस अपन ने, जैसे अपन ने वो मैरिजेस वगैरह में आपने देखा होगा, कभी कभी ना बारात में वो क्या करते हैं, वो ऐसे फोम टाइप का स्प्रे करते हैं, जैसे परफ्यूम होता है ना, तो फोम टाइप का स्प्रे करते हैं, और वो फोम जहां भी मतलब गिरता है, अपने ऊपर भी गिरेगा तो वहां कुछ भी मतलब वेट नहीं होता, वो वहां से सब्लिमाइज हो जाता है, उड़ जाता है अपने आप। वो क्यों उड़ जाएगा? बिकॉज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो टेम्परेचर वहां होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास होता है, वो इजिली वेपराइज हो जाएगा, उसे हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर लिक्विफाई नहीं होगा तो वो किसी सरफेस को वेट नहीं कर सकता। तो हमारे कपड़े पे भी गिरता है वो, आपने देखा होगा कभी कभी, सभी ने मैरिजेस में देखा होगा। तो दैट इज ड्राई आइस, राइट ना, वो सॉलिड CO2 होता है। इस टेम्परेचर पे इसका क्रिटिकल प्रेशर जो होता है, दैट इज, वी कैन राइट दैट इट इज 74.5 होता है एटमॉस्फेयर। अपन 74 ही अज्यूम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ऐसा वैल्यू रखते हैं ना जो मतलब अपन कंफ्यूज ना करें, तो अपन 74 एटमॉस्फेयर रख लेते हैं। ये 74 के आसपास इट विल बी क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों हमें गिवन है तो इसका भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ऑल्सो द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC, उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ क्रिटिकल वैल्यूज ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं PC VC अपॉन RTC। लेकिन इस केस में इसमें जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर्स होंगे वो हर एक गैस के क्या होंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर ऐसे गिवन होंगे अपन को। वैसे ये इनके वैल्यूज जो होते हैं TC वगैरह, ये सब इनके एक्सप्रेशन अपन को गिवन होता है। जैसे TC इज इक्वल टू होता है 8A अपॉन 27 RB, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। A is the van der Waals constant for the gas, B is van der Waals constant for the gas, and R universal gas constant, 8 और 27 they are constant. So 8, 27 and R तो constant है। इसका मतलब है अगर मुझे A और B के वैल्यूज पता है तो मैं बता सकता हूँ what will be the critical temperature of the gas, वो अपन बता सकते हैं what is the critical temperature of the gas। तो ये वैल्यू अपन याद भी रख सकते हैं क्योंकि इनका डेरिवेशन भी अपने सिलेबस में नहीं है। अगर अपन चाहें तो पढ़ भी सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस में ही नहीं है। PC इज इक्वल टू A अपॉन 27 B स्क्वायर होता है, और VC का वैल्यू 3B होता है। वॉल्यूम सिर्फ B पे ही डिपेंड करेगा बिकॉज B सिग्निफाइज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो B होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को सिग्निफाई करेगा।
तो ये इक्वेशन हम याद कर लें। अगर हमें किसी गैस के मतलब हमें गिवन होगा अगर किसी गैस के बारे में दैट इज 8a/27r, तो ये वाला पार्ट 8a/27r तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं अपन को, ये तो कांस्टेंट है। हमें सिर्फ ए और बी अगर गैस के पता होंगे तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर अलग अलग गैसेस भी हैं और अलग अलग गैसेस में हमको ए और बी गिवन है तो वी आर एबल टू टेल व्हाट विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर दैट गैस। ये अपने लिए गिवन है। अपन सबको पता है कि इन दीज इक्वेशंस तो अपन क्या करेंगे ए और बी को अज्यूम करके मतलब ए और बी को सब्स्टिट्यूट करके बता देंगे कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है एक गैस ए है एक बी है और मुझे बताया गया कि ए के लिए ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है, तो बताओ किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे आप ये वैल्यूज दे दो। अपन ने कहा भाई एक इसका वैल्यू 1.7 है, इसका वैल्यू सपोज 2.3 है, इसका वैल्यू मुझे गिवन है सपोज मैंने कहा भाई इसमें 0.34 गिवन है जबकि इसका वैल्यू 0.04 गिवन है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें टीसी बताओ किसका ज्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे सिर्फ इसको देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं होता तो अपन कहते हैं चलो ये ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ए तो टीसी जो है वो ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन टीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी से। सो ए टीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी। तो अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे भाई, इसके लिए कितना होगा टीए अपने पास हो जाएगा दैट इज 0.34 दैट इज ए अपॉन बी ना 0.17 डिवाइडेड बाय 0.34 और टीबी लिख लेंगे अपन दैट इज प्रोपोर्शनल टू ना, बाकी तो कांस्टेंट था और टीबी जो होगा टीबी के लिए टीसी का वैल्यू बता रहा हूं तो 2.3 डिवाइडेड बाय 0.04। तो अपन कहेंगे इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ इन दोनों में रिलेशन पूछा है तो अपन क्या करेंगे इसको 23 इसको ऐसे कर देते हैं 0.23 डिवाइडेड बाय 0.4। मैंने ये डेसिमल जो है इधर की जगह ऊपर अपन ने एक डेसिमल ऊपर करना था ना अपन को, ऐसे कर लेते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे इसको 23 बनाएंगे और एक जीरो नीचे 10 कर लेंगे अपन। तो 23 डिवाइडेड बाय इसको 0.04 इंटू 10 कर लेते हैं। तो अपन इसको क्या कर देंगे 0.4 कर। अब ये कंपेयर करना बड़ा इजी है। 23 को 0.4 से डिवाइड करो और 0.417 को 0.34 से डिवाइड करो। ये वाला वैल्यू जो होगा वो काफी बड़ा आएगा इसके कंपैरिजन में। अगर ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा आएगा इसके कंपैरिजन में तो टी बी का वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर टीबी इज ग्रेटर देन दैट इज टीए। तो अपन बता सकते हैं कि भाई ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे टीसी के लिए तो इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, तो अपन देख के बता सकते हैं ये वैल्यू बड़ा होगा इससे, और अगर बड़ा होगा तो वी आर एबल टू टेल। अरे कैसे बड़ा होगा ये डिवाइड करके देख लो ना कैसे बड़ा होगा, डिवाइड करो आप ऐसे तो दिख तो रहा है वो बड़ा होगा उससे। भाई इसको ऐसे कर लो आप 417 डिवाइडेड बाय 34 और ये क्या आ जाएगा दैट इज 417। इधर डेसिमल हटा दो, दोनों के 0 0 कैंसिल हो गए, इसका डेसिमल हटा दो 230 डिवाइड बाय 4 ये लो, है ना। कोई ट्रिक नहीं, वो तो डिवीजन वाला ही ट्रिक होगा। अपन क्यों बताएंगे कि भाई अब वैल्यूज का रेशियो है बेटा तो कोई ट्रिक थोड़ी होता है, फिर तो अपन डायरेक्टली बताएंगे तो अपन बता देंगे, तो वो कैलकुलेशन के अलावा कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती। तो अपन बता सकते हैं ठीक है भाई, तो अपन को ZC भी पता चल गया। अब इनमें अपन क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ है ना इनमें अपन को एक बात पता है, वैल्यू ऑफ ए represents the force of attraction between gas molecules. Attraction between gas molecules. इसके बारे में आपने सिग्निफिकेंस यूनिट वगैरह सब बताया, कोई जरूरत नहीं आगे कुछ करने। वैल्यू ऑफ लिखा ही नहीं पहले ना किसका वैल्यू कैसे, बल्कि लिखना था वैल्यू ऑफ ए, ठीक है किसका वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ ए ऐसे लिखो ना, वैल्यू ऑफ बी की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ बी represent the size of molecule,
where we say that B is equal to होता है 4 into 4/3 pi r cube into Na। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये वैल्यू मैंने बार बार आपसे कहा भी था, इस वैल्यू को ध्यान रखना अच्छे से, और ये एवोगैड्रो नंबर है, ये भी ध्यान रखना। तो कभी कभी हो सकता है अपन को VC इज इक्वल टू 3 भी होता है, ये भी अपन को पता है, ये तो आपने भी बताया आज। तो अपन क्या करेंगे, कभी कभी अपन को क्या गिवन होता है, जैसे अपन को गिवन है ना यहाँ पर, सो एक एग्जांपल लेते हैं। इफ PC and TC are given, then calculate, है ना, फिर अपन क्या कर सकते हैं, then calculate, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज VC फ्रॉम, अगर मैं TC, PC और VC को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, और TC के लिए अपन को ये वाला वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और TC यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप देखोगे कि Z का जो वैल्यू आ रहा है इसमें, दैट विल बी इक्वल टू 3/8 आता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस, compressibility factor for real gases will be equal to 3/8, ये आएगा। सो व्हाट विल डू कि अगर मुझे PC और TC गिवन है किसी क्वेश्चन में, देन कैलकुलेट VC फ्रॉम, दैट इज ZC इज इक्वल टू PC VC अपॉन RT, तो अपन लिख सकते हैं ना, और 3/8 इज इक्वल टू PC VC अपॉन RT। तो इसमें अपन को PC गिवन होगा, TC गिवन होगा, VC कैलकुलेट कर लेंगे, ना अपन VC कैलकुलेट। अब अगर इससे अपन VC कैलकुलेट कर लेंगे तो अपन को पता है देयरफॉर यूज VC is equal to 3p to calculate radius of molecule of gas। कैसे, अगर अपन इसको यूज करके मुझे PC और TC गिवन है तो मैं VC कैलकुलेट करूं, और अगर VC आ गया तो VC विल बी इक्वल टू 3b, तो मैं, मेरे पास इससे VC आ गया तो B आ जाएगा, और B आ जाएगा तो 4/3 पाई r क्यूब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर ले। इसका मतलब है कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमको ये और ये गिवन है और पूछो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, बता देंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो आप बता सकते हैं इजीली, राइट, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन को पता है कि अपन कैसे बताएंगे भाई व्हाट इज द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और मे बी पॉसिबल अपन को रेडियस गिवन हो और कहेंगे VC कैलकुलेट करो, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप का इसमें कैलकुलेशन। अब अपन एक बार डिस्कस करेंगे, ये वैल्यूज आपको याद रखना, इससे ज्यादा इसमें नहीं आता है, अपन कितना भी कैलकुलेशन करें, इनके डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया डेरिवेशन से, तो इनके डेरिवेशन की अपन को बिल्कुल जरूरत है। हाँ, लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 अपन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो अपने सिलेबस में है, इसलिए मैंने एग्जांपल भी उसी से लिया, PC और TC। सो CO2 गैस का लिक्विफिकेशन अपन पढ़ लेंगे, हाउ टू लिक्विफाई द CO2 गैस, और व्हाट आर द कांसेप्ट बिहाइंड दैट फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा, और लिक्विफिकेशन के लिए व्हाट वी से दैट द टेम्परेचर फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट because the gas cannot be liquefied if it is present above its critical temperature, वो मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप फॉर्मूले इसको याद रखो, लिखो, वैसे भी अगर इनका डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंथी मेथड है उनके डेरिवेशन का,
और अगर किसी को डेरिवेशन देखना है तो आप वो AP1 का जो क्लास होगा उसमें आप देख सकते हैं, बट उनके पास बहुत टाइम था, इसलिए अपन ने उनको मतलब जो मर्जी चाहे आप पढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम बहुत था और वो उतना सिलेबस अपने सिलेबस में है भी नहीं वो, तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ा सकते हैं अपन अगर टाइम है तो। अब अपन बात करते हैं दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 गैस। जैसे मैंने आपसे कहा वो अपने सिलेबस में है ऑफ CO2 गैस। इवन अपन इसके लिक्विफिकेशन के कंसेप्ट जो उसमें पढ़ेंगे उससे ही मैंने उन इक्वेशंस को ड्राइव कर रखा था। तो अपन डिस्कस करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 गैस। इसमें अपन को पता है क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्रिटिकल प्रेशर 74 एटमॉस्फेयर लिखा है। दैट इज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द क्रिटिकल प्रेशर, वो अपन को पता है। तो अपन को पता है कि भाई व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, वो अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना। तो अपन उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, CO2 इसका इसमें जो लिक्विफिकेशन फिनोमेना है, अब अपन को ये तो पता है कि अगर लिक्विफिकेशन करना है तो हमें क्या करना होता है। ठीक है ना। तो अपन कहेंगे देखो भाई लिक्विफिकेशन के लिए मैं एक ग्राफ के थ्रू इसका लिक्विफिकेशन समझाऊंगा। तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं लिक्विफिकेशन के लिए। अगेन इसमें जो भी ग्राफ अपन को बताने होते हैं वो P और V के प्रेजेंस में बताने होते हैं, P और V के वर्सेस बताने होते हैं ग्राफ अपन को। तो मैं ग्राफ बना लेता हूं। मैं थोड़ा सा ग्राफ बताने के लिए कि ये ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ नहीं है, ये डैश वाला पार्ट इज नॉट द ग्राफ। PV का ग्राफ क्योंकि ऐसे बनता नहीं है, PV का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, तो अपन उसे बनाएंगे PV के ग्राफ को, राइट। अब इसमें अपन कहेंगे देखो भाई अगर हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो एक तो ऐसे बना लेते हैं पहले, एक ग्राफ ऐसे बनाया मैंने, एक ऐसे बना लेता हूं, और एक ग्राफ अपन ऐसे बना, एक ग्राफ में ऐसे बना। ऊपर भी ग्राफ होंगे, ऊपर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये डैश वाले पार्ट को हटा भी सकता हूँ, ये जो डैश वाला पार्ट था उसको मैंने सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बनाया था। इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज एट टेम्परेचर, सपोज करते हैं ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ है, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ होगा, 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ होगा। दैट इज अबव 31.1 डिग्री, कोई भी ले लो आपकी मर्जी, आप 40 डिग्री ले सकते हैं, जो मर्जी चाहे। मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट को अपन A लिख लेते हैं, इस पॉइंट को अपन B लिख लेते हैं, इस पॉइंट को मैं C लिखूंगा, इसको D लिखूंगा, ऐसे ही इसमें P लिख लेता हूँ, इसको इधर Q लिख लेता हूँ, इधर R लिख लेता हूँ, और इधर S लिख लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं M लिखूंगा, और बाकी अबव M हो जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है ना। सो अपन इसमें इसे कर सकते हैं। अब अपन बता सकते हैं इसमें, दैट इज इस ग्राफ को अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं, इस ग्राफ को भी मैं ऐसे पढ़ने वाला हूं। ऑब्वियसली बात है आप ग्राफ को ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा पहले दैट इज एट 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर तुम देखोगे तो जैसे अपन को पता है PV का ग्राफ कैसे होता है, P और V का ग्राफ फॉर गैसेस ऐसे होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, जो शुरू में अपन ने आइडियल गैसेस पढ़ा था, द ग्राफ इज लाइक दिस। तो अगर अपन इस वाले पार्ट को देखें तो ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे ये वाला ग्राफ है, P और V का ग्राफ होता है, ये टच नहीं करेगा इसको, क्योंकि अगर गैस है तो वॉल्यूम कभी जीरो थोड़ी हो सकता है। तो ये ग्राफ बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, V2A।
ये भी P2Q बॉयस लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें अपन ने कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा कि P के पैरेलल कोई लाइन। तो चलो देखते हैं अपन क्या पढ़ते हैं इसमें। एट 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राफ का सिग्निफिकेंस देखते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पर बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, लार्ज मोलर वॉल्यूम। अगर अपन A टू B की बात करें तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो, वैसे वॉल्यूम को आप कम कर रहे हैं तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम को कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। तो A से लेके B तक मतलब क्या होता रहा, आप वॉल्यूम को कम करते रहे और प्रेशर बढ़ता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वो गैस जैसे बिहेव कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा। जैसे अपन पिस्टन में बात कर रहे थे भाई, अगर इसके अंदर गैस है और मैं इसमें वॉल्यूम को कम करूंगा तो ऑब्वियसली बात है इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद हमने वॉल्यूम को कम किया। इस पॉइंट बी के बाद भी अगर मैंने बी टू सी वॉल्यूम को मैं कम कर रहा हूं, तो वॉल्यूम तो मैं कंटिन्यूअसली कम कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, लेकिन प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। यहां पर प्रेशर का वैल्यू जो है वो पी बना रहा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब बी टू सी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, वॉल्यूम को कम कर रहा हूं लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। तो अपन को पता है कि ऐसा तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जो अपन ने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर मेरे पास कोई लिक्विड है और उसके वेपर्स उसमें प्रेजेंट है, तो कंप्रेशन करने से लिक्विड का प्रेशर चेंज नहीं होता। वो इधर जो गैसेस होंगे ना, इसका प्रेशर चेंज नहीं होता। व्हाई इट इज सो? बिकॉज व्हेन द लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो अपन ने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था कि जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो गैसेस ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन भी किए थे अपन ने क्लास में। और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो हाँ, तो ठीक है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब तक कन्वर्ट होगा? जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 50 mm है तो ये 50 mm ही रहेगा। कंप्रेशन या एक्सपेंशन या कंप्रेशन से कभी प्रेशर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में प्रेशर चेंज नहीं होता। अब यहां पर हम वॉल्यूम को कम तो कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बी से लेकर सी तक वहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम था। मतलब जो गैस है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। सो बी से लेके सी तक क्या होता रहा, यहां तो ये गैस था, ए से लेके बी तक वो गैस था, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ रहा था। बी पे लिक्विफिकेशन शुरू हो गया होगा, इसलिए हमने वॉल्यूम को काफी डिक्रीज किया, बहुत कंप्रेस किया, लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम जितना ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है और प्रेशर को कांस्टेंट। सी पे आके क्या हुआ होगा, सी पे सारा का सारा लिक्विड वेपर में, ये सारा का सारा वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। और लिक्विड के और उस लिक्विड में जब अपन ने इसको कंप्रेस किया होगा तो यहाँ कंप्लीटली ये लिक्विड पे स्टिक हो गया होगा, ऐसे पिस्टन अपना ऐसे आ गया होगा। और लिक्विड पे स्टिक हो जाएगा तो अपन को पता है कि उस केस में फिर लिक्विड का कंप्रेशन नहीं होता। अगर लिक्विड का कंप्रेशन नहीं होता तो मैंने प्रेशर बहुत लगाया, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे। मैंने बहुत प्रेशर लगाया, बहुत प्रेशर का वैल्यू बढ़ाया, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो लिक्विड हो, क्योंकि लिक्विड पे आप बहुत प्रेशर लगाओगे तो भी नेग्लिजिबल चेंज ही आ सकता है वॉल्यूम में। वो भी नेग्लिजिबल क्यों? क्योंकि लिक्विड का थिकनेस बढ़ सकती, डेंसिटी बढ़ सकती है, जिसको अपन विस्कोसिटी कहते हैं। तो फिर अपन बता सकते हैं कि एट 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट ए टू बी represents gas phase, because on decreasing volume the P increases. आप जैसे जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो the P increases.
क्या हो रहा है उसमें, पी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. बट फ्रॉम B to C there is no change in pressure, no change in pressure, there is no change in pressure even with decrease in volume, which indicates that there is liquid vapor equilibrium. Vapor equilibrium from B to C. क्योंकि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, हमने ना गैस पे वेपर पे अगर प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज लिक्विड वेपर. Also from C to D it represents liquid phase, as with very high increase in pressure, increase in P, there is negligible change in volume. So इसका मतलब वो लिक्विड फेस है. तो अपन क्या करेंगे, ये जो मैंने ऐसे डैश वाला ग्राफ बनाया था ना, ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये डैश वाले के बाहर वाला पार्ट, उधर वाला पार्ट, इट विल रिप्रेजेंट द गैसियस फेस. ये आपका गैस फेस है. और जो डैश के इस तरफ वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इट विल रिप्रेजेंट द लिक्विड फेस. ये अपना लिक्विड फेस. और इधर वाला पार्ट जो ये वाला, क्योंकि अब हम 21.1 डिग्री की बात करते हैं, और यहां पर बी में, इधर ना बी, एक वॉल्यूम ऐसा आएगा जिसपे क्या हो रहा होगा, लिक्विफिकेशन शुरू हो रहा है. एक वॉल्यूम ऐसा हो रहा है जिसपे लिक्विफिकेशन खत्म हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में कोई एक वॉल्यूम ऐसा होगा जो क्रिटिकल वॉल्यूम है. तो अपन कहेंगे भाई इसमें क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे आ सकता है, तो अपन कहेंगे इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इधर जरूर आएगा क्रिटिकल वॉल्यूम. हाँ, तो उधर लिख सकते हैं. ठीक है ना. सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में ना, विथ वेरी हाई प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब हम 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं. अगर हम 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो देखते हैं क्या कर सकते हैं. 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम P to Q it represents gaseous phase. क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे, अपन गैसियस फेज रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां भी क्या हो रहा है, हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे एकदम से जब वो लिक्विफाई होना शुरू होगा ना, तो एकदम से ऐसे नहीं होगा बी पे आके लिक्विफाई होना शुरू हो गया. पहले गैसेस, कभी भी कोई भी गैसेस होगा ना, रेजिस्ट करेगा लिक्विफिकेशन के लिए. एकदम से ऐसे नहीं होता कि भाई आपने प्रेशर कम किया, प्रेशर बढ़ाया, लेकिन वॉल्यूम कम किया तो बी पे आके लिक्विफाई हो जाएगा. वो कुछ ऐसे मतलब पहले रेजिस्ट करता है, जैसे अपन बैलून को भी ना ऐसे प्रेस करो तो पहले वो इधर उधर रेजिस्ट करता है, उसके बाद ही वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होना मतलब उसमें एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आके ब्रेक होता है कि भाई इससे ज्यादा हम ना, मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो बैलून को, एयर फिल्ड है, बैलून में कंप्रेस करोगे तो वो थोड़ा रेजिस्ट करता है, उसके बाद ही वो ब्रेक होता है. तो ऐसे गैस में भी होता है कि भाई ये ना पॉइंट ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये ना ऐसे कुछ होता होगा कि भाई पहले ना गैस सुपर सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट होता है. मतलब वेपर्स जैसे, क्योंकि गैस और वेपर में डिफरेंस होता है. वेपर्स में कुछ पार्टिकल कंबाइन भी होते हैं,
गैस में सारे पार्टिकल अलग अलग होते हैं, क्योंकि वेपर्स मतलब कुछ पार्टिकल लिक्विड फेज में भी होंगे, मतलब वो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा वेपर्स, जैसे वाटर वेपर्स होंगे। और वाटर एंड गैसियस स्टेट मतलब पूरा स्टीम की बात कर रहे हैं, उड़ गया, अलग अलग पार्टिकल्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें भी ऐसे होता होगा, P2Q क्या है, गैसियस फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर Q पे क्या होता होगा, ये भी रिप्रेजेंट करता होगा ऐसे कि भाई पहले ऐसे, फिर एक वॉल्यूम, क्योंकि अब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उन पार्टिकल को पास लाना थोड़ा और मुश्किल होता है। तो जैसे ये वाला ना A to B, यहाँ पर लिक्विफिकेशन शुरू हो गया, अभी इसमें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसमें लिक्विफिकेशन थोड़ा बाद में शुरू होगा। तो देखो इसके कम वॉल्यूम पे लिक्विफिकेशन शुरू होगा, इस पॉइंट पे हो रहा है ना लिक्विफिकेशन शुरू। क्यों? क्योंकि इस केस में पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो वो पहले धीरे 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 मूव कर रहे थे, हमने थोड़ा प्रेशर लगाया, वो स्टिक होना शुरू हो गया। इधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं। अगर फास्ट मूव कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि लिक्विफिकेशन शुरू हो। तो यहाँ भी लिक्विफिकेशन शुरू हो, जैसे इसमें यहाँ पर शुरू हुआ था, यहाँ पर इसमें शुरू होगा लिक्विफिकेशन। और इसमें लेकिन जल्दी लिक्विफिकेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रेशर हमने ज्यादा कर रखा है। इसका लिक्विफिकेशन इस पॉइंट पे खत्म हो रहा था, इसका लिक्विफिकेशन आर पे खत्म होगा, थोड़ा जल्दी खत्म होगा। तो इसका लिक्विड वेपर रेंज छोटा होगा इसके कंपैरिजन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन अपन ये कहेंगे कि भाई बी और ऐसे बी और सी के बीच में कोई एक पॉइंट और ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, मतलब एक और वॉल्यूम कोई ऐसा होना चाहिए जो अपन कहेंगे कि भाई इस प्रेशर पे एक वो वॉल्यूम जब लिक्विफिकेशन शुरू हुआ, एक वो वॉल्यूम जिस पे लिक्विफिकेशन खत्म हुआ, और बीच में कोई तो एक ऐसा वॉल्यूम रहा होगा जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर विल बी 3 वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम। फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर, एक ये हो गया वॉल्यूम, एक इधर कहीं रहा होगा वॉल्यूम, और एक यहाँ कहीं रहा। और ये वाला पॉइंट अपन नहीं बता सकते कि ये वाला वॉल्यूम कहाँ होगा, तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस। अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, बट उसको पढ़ना अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा बात नहीं डैश वाला। सो we'll say that यहाँ पर अपन ने कहा from P to Q represent the gaseous state, Q to R the liquefaction of gas, that is liquefaction by liquid vapor equilibrium with vapors, by liquid vapor equilibrium and R2S obviously बात है वो liquid phase, and R2S liquid state, वो liquid state को रिप्रेजेंट करेगा R2S, that is। इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस वही डिफरेंस था कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें कम। अब अपन 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर लेते हैं। इट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। सॉरी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। यहां पर अगर अपन चेक करेंगे तो सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे यहां पर अगर अपन चेक करेंगे तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का रेंज बड़ा था, यहाँ और भी बड़ा था। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो रेंज छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट होगा जहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी भी गैस में जब अपन कंप्रेशन करते हैं, इसमें इस ग्राफ में अगर किसी भी गैस में कोई भी गैस कोई भी टेम्परेचर पे अगर वो उसमें ये वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो गैस लिक्विफाई किया जा सकता है। इसमें ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये वाले पार्ट में यहां पर भी एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा। अगर वहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा
कभी भी अपन कहेंगे अगर वहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा तो अपन उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सो एनी गैस दैट कैन बी लिक्विफाइड, अगर वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो गैस को लिक्विफाई कर सकता है। तो अपन कहेंगे एट दिस इट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, सो द लिक्विड वेपर गैस only exist at point m। अगर एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, तो इन सब में तो रेंज आ रहे थे ना, और इस पॉइंट पे तो रेंज नहीं होगा ना। तो यहां पर तो इस प्रेशर के लिए 3 वॉल्यूम के वैल्यूज बता रहे थे आप, इसके लिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक वॉल्यूम यहां कहीं दे रहे थे। मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर इज 3 वॉल्यूम्स। जैसे जैसे अपन प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वो वॉल्यूम के रेंज कम होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट होगा ना, इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको अपन लिखेंगे पीसी, दैट इज 74 एटमॉस्फेयर, दैट्स अ पीसी। और ये इसका वीसी होगा अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें ग्राफ से, तो क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं होगा, पर इसको हटा लेते हैं क्योंकि वीसी को कहीं आप क्रिटिकल वॉल्यूम अज्यूम ना कर लें। इसको V1 कर लेते हैं, ये V1 था, ये V2 था और ये V3। V1 किसके लिए, जब वो स्टार्ट हुआ। V3 किसके लिए, जब तक वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और V पॉइंट एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वहां इक्विलिब्रियम होगा, तो V3 मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर विल बी 3 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स। तो अपन ये भी बोल सकते हैं अच्छा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि अपन को पता है क्यूबिक इक्वेशन या रूट इक्वेशन, स्क्वायर इक्वेशन क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर इज 3 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स, इसका मतलब है ये क्यूबिक इक्वेशन में रहा। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू होगा और वो वैल्यू होगा क्रिटिकल प्रेशर फॉर प्रेशर, एंड वॉल्यूम जो होगा वो वीसी होगा। मतलब इस पॉइंट पे वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम के वैल्यूज होंगे वो वीसी के बराबर होंगे, मतलब वहां ज्यादा वैल्यूज नहीं होने वाले, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। सो द लिक्विड वेपर्स गैस ओनली एग्जिस्ट एज, तो लिक्विड वेपर गैस इक्विलिब्रियम पर लिख सकते हैं। तो द लिक्विड, लिखा रहने देते हैं इसको, गैस वेपर इक्विलिब्रियम for gas only exist at one point m। at this point अगर सिर्फ वहां एग्जिस्ट करेंगे तो at this point there is no difference in properties of liquid and gas state, gaseous state of the gas state for that gas, किसी भी गैस के लिए। फिर वहां पर ऐसे ना, जैसे यहाँ पर तो ये गैस था, यहाँ पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, यहाँ लिक्विड हो गया। अब इसके लिए क्या बताओ, इसके लिए तो एक पॉइंट पे ही लिक्विड वेपर है ना, तो वहां पर आप चाहे उसे लिक्विड एज्यूम कर लो या गैस एज्यूम कर लो, उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे होते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के वैल्यूज अपन बता सकते हैं कि वो वहां पर इस पॉइंट पर वो जीरो हो जाएंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट विल बिकम जीरो एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे जीरो होंगे बस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अबव इस पॉइंट पे तो जनरली वहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो आ रहा था, इसके अबव तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। इसका मतलब है यहां पर लिक्विड और वेपर की बात कर ही नहीं सकते, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर
हम गैस को लिक्विफाई कर नहीं सकते। सो अबव ये क्रिटिकल टेम्परेचर था अपना, दिस इज TC। Above TC, a gas cannot be liquefied. Critical temperature, a gas cannot be liquefied. हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते above critical temperature. The gas cannot be liquefied. ठीक है। अब मान लो अपन बात करते हैं, जैसे ये अपन को गिवन है और इसमें अपन लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं अपन थोड़ा सा कभी कभी अपन से छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर अपन से कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछते हैं तो अपन उसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अपन से पूछा गया, if the gas has the parameter of point Z, then can it be liquefied? तो क्या मैं गैस को लिक्विफाई कर सकता हूँ? अपन Z पॉइंट को यहां लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे no, gas cannot be liquefied. Why it is so big? Because the gas is present above the अब लिक्विड पैरामीटर का मतलब हो गया ये वाला वॉल्यूम है और ये वाला प्रेशर है। तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर तो इधर हो जाएगा ना, पैरामीटर्स मतलब TC, PC, VC, ये लोग हो गया। अब इस ग्राफ में पूछ रहे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो किसके हिसाब से लिखोगे, उसको पैरामीटर बोलते हैं। उतना तो अपन को पता ही था मैथ्स में, इसलिए अपन ने मतलब उसको, अब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वही एक्स और वाई के हिसाब से लिखोगे जो भी लिखोगे। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, नहीं भाई गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते सब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दैट पॉइंट नो इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो आंसर लिख देता हूं, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लिक्विफाइड because the point is present above critical temperature. Point lies above TC और गैस cannot be liquefied above TC. कोई भी गैस TC के above लिक्विफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर मैं सपोज इस पॉइंट पे ले लूं तो वाई पे, हाँ तो गैस को लिक्विफाई करेंगे ना, TC से नीचे है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। The gas can be liquefied. इसके अबव तो गैस कैन बी प्रेजेंट इन सुपर सैचुरेटेड वेपर्स या वेपर स्टेट जो भी होगा, लेकिन रहेगा वेपर्स। इवन इट कैन बिहेव एज अ गैस, कंप्लीट इट इज अ गैसियस स्टेट, कंप्लीट गैसियस स्टेट, क्योंकि आपने बताया ना कि इसके अबव द गैस इज बिहेविंग एज अ द गैस इज बिहेविंग एज अ द गैस विल रिमेन इन द गैसियस स्टेट। ये जो बनाया था ना मैंने ऐसे डैश करके जो बनाया था, दैट इज नथिंग बट अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके इधर लिक्विड, इसके उधर गैस, और इसके अबव वो जो भी पॉइंट लिखोगे वो गैसियस स्टेट में ही होगा। अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम लेके आना पड़ेगा। सो पॉइंट Z के पैरामीटर से आपने कहा था नहीं कर सकते भाई। आप अगर इसको टेम्परेचर कम करके इसके नीचे लेके आ सकते हो, इस ग्राफ के नीचे, तो मैं कहूंगा लिक्विफाई हो सकता है। वाई पॉइंट पर लिक्विफाई हो सकता है, इट इज लाइंग बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्राफ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो फिर लिक्विफाई हो सकता है। That is about the liquefaction of the gas. जिससे कि अपन को क्वेश्चन पूछेंगे।
तो y पॉइंट होता तो अपन उसे लिक्विफाई कर लेते, नो डाउट। जो मैंने आपको बताया बस इसी हिसाब से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अपन से जो मैंने पैरामीटर्स बताए, जैसे x और y पॉइंट बताए, उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन से पूछेंगे। या अपन से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉइंट m से नीचे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है क्या? अपन कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये जो ग्राफ ऐसे डैश वाला बना हुआ है, इसके उधर की बात करेंगे, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, बल्कि वो तो पहले से ही लिक्विड है। अगर डैश वाले ग्राफ के उस तरफ की बात करेंगे तो पहले से ही लिक्विड होगा। इसके अंदर कोई पॉइंट गिवन है, क्या गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बता ही रहे हो आप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस टेम्परेचर से नीचे वाले कोई भी बात करोगे, मैं गैस को लिक्विफाई कर, उसके अबव रहेगा कोई पॉइंट तो मैं मना कर दूंगा कि उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, अनलेस द गैस इज बॉट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की बात, ये लिक्विफिकेशन फिनोमेना। इस टाइप से अपन को लिक्विफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर थोड़ा शीट से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और भी आपको पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो, जितना मैंने बताया उसके बेसिस पे आप अगर थोड़ा सा और कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं सारा ही पार्ट आपको बता दूं, नहीं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो अगर गैस लिक्विफाई कर रहा है, इसका मतलब है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल में जेड का वैल्यू कम होगा। हाँ वो चीजें आपने बताई है पहले कि अगर जेड लेस देन 1 होता है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो उस टाइप की कोई कोरिलेशन है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा है ना, तो आप उसको अपने आप करने की थोड़ा सा कोशिश करो। ये ग्राफ अपने सिलेबस में है, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, मतलब इट इज लाइक दैट कि स्कूल में भी पूछ सकते हैं अपन से ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट ऐसे एक ही बार आया, मतलब ऑलमोस्ट 89 के आसपास एक बार वीरियल इक्वेशन आ गया था, एक ही बार आया आज तक, लेकिन उसके क्वेश्चंस अपन फ्रेम कर देते हैं। जैसे रेडियस इक्वेशन ऑफ स्टेट जेई में कभी नहीं आया, एक बार 2002 के आसपास एम्स में आया था मेडिकल वाले एग्जाम में, तो तब से हम रिड्यूस्ड इक्वेशन स्टेट को भी पढ़ने लगे। वो शीट में भी दे देते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी जेई में नहीं आया। तो वो छोटा मोटा पार्ट है, वो अपन देख लेते हैं क्या है, और उसको भी अगर कोई उसमें कंसेप्ट है तो अपन उसको पढ़ के और खत्म करते हैं। वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो अपन एक्चुअली रियल गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर ऑलमोस्ट 5 इक्वेशंस। All those 5 combined equation can be explained by Fourier equations. और जो 5 इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं कि वहां 5 इक्वेशन होते हैं, तो एक तो अपन ने पढ़ा ही हुआ, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इज वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये तो अपन को पता है, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है तो बर्थलॉट बोलता है कि भाई देखो, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हो ना, तो आपको टेम्परेचर भी बताना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन बहुत मुश्किल है। तो अगर अपन बर्थलॉट इक्वेशन लिखें तो वो कहता है भाई नहीं नहीं, मैं तो इससे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारा भी इक्वेशन होगा, डायरेक्ट्रीज इक्वेशन होता है। अब डायरेक्ट्रीज इक्वेशन में क्या होता है, तो वो उसका अलग ही, वो तो एक्सपोनेंशियल मतलब इंटीग्रेशन यूज किया। तो अपन कहते हैं देखो भाई, हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे सिलेबस में आप तो उसे बता। तो सबसे अच्छा इक्वेशन जो है रियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द वंडरवॉल इक्वेशन, और वही अपन ने पढ़ा, वही अपन ने डिस्कस कर रखा है, पढ़ा हुआ है अपन। तो द इक्वेशन विच कैन एक्सप्लेन
which explain all the equations of real gases. Real gases जो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको दिया. What he says is Z is equal to A plus D by B plus C by D, ये V square होगा, C by V square plus D by V cube plus ऐसे अपन लिख सकते हैं. Where A, B, C, D, E, F ऐसे are first, second, third, fourth virial coefficients. इनको अपन virial coefficients बोलते हैं. These are called virial coefficients. तो कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि बताओ फर्स्ट virial coefficient क्या होता है, सेकंड virial coefficient क्या होता है इन अ virial equation. तो उसका एक्सप्रेशन बताना होता है अपन को. तो हमें ऐसे नहीं होता कि चलो एबीसीडी पूछेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो आता है वो क्या होता है. तो अपन एक बार चेक करते हैं कि वो इक्वेशन बनाया कैसे और ये ए बी सी डी इनके एक्सप्रेशंस होंगे क्या. अपन इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं. We know that P plus A upon V square is equal to into V minus B is equal to RT. ये मोलर वॉल्यूम्स है, अपन को पता है क्योंकि 1 मोल ले रखा है आपने. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P is equal to that is, मैं इसको यहाँ डिवाइड करूंगा और इसको उधर लेता हूँ. So RT upon V minus B minus A upon V square. मैं इसको Z चाहिए अपन को, तो पता है आपको क्या करना होगा, V से मल्टीप्लाई करो और RT से डिवाइड करो तो मुझे Z मिल जाएगा. ठीक है, मैं इसको V से मल्टीप्लाई करता हूँ, RT से डिवाइड करता हूँ तो आई गेट V माइनस VB और ये मुझे मिलेगा, इसको V से मल्टीप्लाई करना तो एक V कैंसिल हो जाएगा. सो आई गेट दैट A अपॉन RT ये बचा. अब मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई बाय V and divide by RT. ये मैंने किया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT तो Z होता है. मैं इसको V माइनस B अपॉन VB लिख सकता हूँ, माइनस A अपॉन RT भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये V माइनस B अपॉन B है, एक और स्टेप लिख लेता हूँ, 1 माइनस B अपॉन V लिख सकता हूँ. या मैं इसको इन्वर्स करके ऐसे कर लेता हूँ, मतलब मैंने इसको इन्वर्स किया है, तो इसको इन्वर्स किया ना, V माइनस B लिखा है, डिवाइड बाय V किया है मैंने, माइनस A अपॉन R. मैंने V अपॉन V माइनस B को V माइनस B अपॉन V किया ताकि मैं ऐसे लिख सकूं. इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लो, वो आपको पता है मैथ्स में. What is binomial expansion of 1 minus x to the power of minus 1? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है, that is 1 plus x square plus x cube plus that is a binomial expansion. ठीक है, तो we'll write that. अपने लिए x is b upon v, so we can write that. Z will be equal to, मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेता हूँ, 1 plus b by v plus b square upon v square plus b cube upon v cube plus ऐसे लिख सकते हैं माइनस A अपॉन RT ऐसे लिख सकता हूँ. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था इस वाले पार्ट का.
तो अपन लिख सकते हैं z विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 1 बाय v को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इधर भी v है इधर भी v है, तो अपन लिख सकते हैं b प्लस a अपॉन आर टी, ये माइनस है इधर तो अपन को माइनस प्लस बी क्यूब अपॉन वी क्यूब प्लस बी टू द पावर ऑफ 4, पहले स्क्वायर लिख लेते हैं क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय वी था ये भी 1 बाय वी था तो मैंने उसको अंदर कॉमन ले लिया 1 अपॉन वी, ये अपने पास इसका z का एक्सप्रेशन आ गया। ये आपका इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर कर लो, जो ये का इक्वेशन था ना वेरियल इक्वेशन जो अपन ने लिखा था, तो अपन को वेरियल कोफिशिएंट के वैल्यू पता चलता है। कंपेयरिंग with given equation, we get a equal to 1, b equal to b minus a upon rt. The first variable coefficient is 1, the second variable coefficient is b by v ना, तो 1 by v मैंने हटा लिया, b का वैल्यू ये होगा। The second variable coefficient is thus, the third variable coefficient is b square, the fourth variable coefficient is b cube, and then b to the e is b to the power of 4 and so on अपन लिख सकते हैं। What are the expression for first, second, third, fourth variable coefficient? We know that. सबसे ज्यादा अपन से second variable coefficient को पूछता है। Since the value of b is very small, आपने देखा होगा मैंने b के वैल्यू थोड़ी देर पहले 0.04 या 0.34 इस टाइप से वैल्यूज दिए थे। b साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में होते हैं। b is very small and v is large, और वॉल्यूम ऑफ द वेसल काफी लार्ज होता है, तो मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू अगर वॉल्यूम, तो फिर अपन मॉलिक्यूल के साइज को निगलेक्ट कर लेते हैं। सो द वैल्यूज ऑफ b स्क्वायर b क्यूब आर वेरी स्मॉल, सो कैन बी निगलेक्टेड। अब मैं इसको निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। Therefore, z will be equal to 1 plus 1 by v into b minus a upon rt. उसको अगर अपन निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, क्योंकि b का वैल्यू बहुत छोटा होता है और अपन को स्क्वायर भी करना है। b का वैल्यू हमेशा डेसिमल के बाद ही शुरू होता है, और v इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, रियल वॉल्यूम इज द रियल गैस इक्वेशन। तो ये बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर भी करना है, ये बहुत बड़ा है और उसका भी स्क्वायर करना है, तो दिस अपॉन दिस विल बिकम नेग्लिजिबल, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से भी अपन z कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप चेक करोगे तो इसमें प्रेशर टर्म नहीं है और z कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखोगे तो उसमें प्रेशर टर्म नहीं है। So from equation 2 we can calculate z without p. Z without value of p, मतलब p के वैल्यू के बगैर भी अपन z को बता सकते हैं। ये इक्वेशन अपन ने ड्राइव किया, आपको पता है कैसे ड्राइव किया। If
gas behave as ideal gas. अगर गैस ना आइडियली बिहेव कर ले विदाउट हाँ लिख दो ना विदाउट वैल्यू ऑफ पी, एक्चुअली उधर को जाता है तो लगता है ऐसा ना हो कि वहां दिखे ना तुमको, इसलिए वर्ड भी छोटा लिखना शुरू कर देगा। तो उसमें पता है अपन को, आप बोल भी रहे हो कि विदाउट वैल्यू ऑफ पी है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम। देन z इक्वल टू 1, अगर गैस आइडियल बिहेव कर रहा है तो z विल बी इक्वल टू 1, तो अपन क्या बोल सकते हैं? तो मैं इसकी जगह 1 ले लेता हूं। इक्वेशन 2 से अगर z का वैल्यू 1 होगा तो ये तो खत्म हो गया, 0 आ गया, मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, मतलब b माइनस a अपॉन rt विल बी इक्वल टू 0, और I can write that b will be equal to a upon rt, or I can write that t will be equal to a upon rb. अगर आपको याद होगा तो अपन ने ये एक्सप्रेशन बॉयल्स टेम्परेचर के लिए देखा, दैट्स अ बॉयल्स टेम्परेचर a upon rt। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन कैसे होता है। अब इसमें भी जो अपन पहले अपन को पता है वो अपन को इसमें भी वही होगा। द इक्वेशन Virial equation, it's different for different gases, for different gases। वो क्यों होना ही चाहिए? बिकॉज वीरियल इक्वेशन में ए और बी दोनों इन्वॉल्व है ना, और ए और बी के वैल्यू तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। एक मॉडरेट प्रेशर पे इक्वेशन ये रहेगा, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इनके सिग्निफिकेंस इज द प्रेशर इंक्रीजेस। अब प्रेशर बढ़ता है तो अपन हाई प्रेशर पे बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अपन ने लिखा ना कि बी कैन बी कैलकुलेटेड एट हाई प्रेशर। तो अपन कहेंगे देखो भाई आपने ठीक है बाकी सारा पार्ट मुझे बताया, लेकिन बी का सिग्निफिकेंस जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हाई प्रेशर पे बी का सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा, लो प्रेशर पे इट इज आइडियल गैस। अपन ने पहले भी डिस्कस किया, शुरुआत वहीं से किया था, बट मॉडरेट प्रेशर पे अपन ने कहा ये इक्वेशन, बट एज द प्रेशर इंक्रीजेस देन एट हाई प्रेशर कोफिशिएंट जो है ना वेरियल कोफिशिएंट, इनके इंपॉर्टेंस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज एट हाई प्रेशर वेरी हाई प्रेशर हम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, at low pressure only first virial coefficient has a significance, coefficient has a significance, at moderate pressure second virial coefficient will have a significance, second virial coefficient B has significance. So equation 2 is applicable for moderate pressures.
2 is at moderate pressure. Thus, as the pressure increases, the significance of virial coefficients also increases. उनके सिग्निफिकेंस भी बढ़ते जाएंगे, मतलब ए एट लो प्रेशर, बी ए और बी दोनों का सिग्निफिकेंस होगा मॉडरेट प्रेशर पे, ए बी सी मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उनका सिग्निफिकेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा बी का वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे. So that is about the virial coefficients. ये आपका रियल गैस इक्वेशन है. रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट अपने सिलेबस में नहीं, बट शीट में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अगर तुम कहोगे तो मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं. तुम बोलोगे तो बता दो, ये जब क्वेश्चंस आएंगे तभी बता दूंगा. अगर ऐसे ना, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, it is independent of value of A and B. मतलब that equation is applicable, the single equation is applicable for all the gases. That is the importance of reduced equation. So the single equation is applicable for all gases. All gases. But उस केस में अपन को reduced volume, reduced pressure ये सब given होता है. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने आप ही बना लेना reduced equation. Reduced pressure is equal to PR is a reduced pressure. So इसको अपन लिखेंगे P upon PC लिखते हैं अपन. Reduced volume is V upon VC लिखना आपको, and reduced temperature T upon TC, where PR, VR, TR are reduced pressure, volume and temperature. तो आप इससे ऐसे लिख सकते हैं, P will be equal to PR into PC, V will be equal to VR into VC, and T will be equal to TR into TC. इनको आप सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूट इन और रियल गैस इक्वेशन, आप इसको रियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो. P plus A upon V square, V minus B is equal to R. इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, और सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट लेंगे. आप देख सकते हो फिर क्या मिलेगा. P की जगह लिख लेते हैं PR into PC plus A upon VR into VC. VR into VC. R into TC का मतलब हो गया TR into TC. PR into PC होता है 8 that is pressure ना, A upon 27 B square. PC critical pressure. We know that
PC is equal to A upon 27 B square. TC is equal to 8 A upon 27 RB. And VC is equal to 3. Substitute for this. PC is what? A upon 27 B square. VR into VC ना, और VC कितना होता है 3B. इसका स्क्वायर कर देते हैं. VR into VC is 3B माइनस B कर लेता हूँ. RTR और 8A upon 27 RB. इसको सॉल्व करोगे तो you'll get the real gas equation. इसमें A और B नहीं रहेंगे. इससे A कॉमन ले लो, इससे B कॉमन ले लो. B स्क्वायर दोनों में आएगा. तो बचा मेरे पास PR इंटू A बाहर चला गया, B स्क्वायर बाहर चला गया अपन 27. A बाहर चला गया, B स्क्वायर बाहर चला गया, तो अपने पास बचा 1/9 VR. B तो बाहर चला गया तो VR -1. R इंटू TR इंटू TC इज 8A upon 27 RB. ये लो भाई, RB क्या? इधर से 9 बाहर लेते हैं, 9 बाहर ले लो, है ना. इधर से 9 बाहर ले लेते हैं तो 1/9 हो जाएगा. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. 9 बाहर लेके इसको 3 आ जाएगा ना, PR/3. तो आप कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा. ए और बी तो कैंसिल हो गया, ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ. और वही इसका इंपॉर्टेंस है कि सभी गैसेस के लिए, लेकिन उसके लिए अपन को ये गिवन होने चाहिए है. व्हाट इज रिड्यूस प्रेशर इक्वेशन के लिए रिड्यूस प्रेशर वगैरह अपन को गिवन होने चाहिए, तभी कैलकुलेट करते हैं. वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा. तो मैंने आपको यही कहा था कि ए और बी से इंडिपेंडेंट होता है इक्वेशन, और ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है दैट अ सिंगल इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस. ठीक है ना, हो जाएगा. किसी को डाउट नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो आगे मुझे लिखने की जरूरत है, 1/9 कॉमन ले लेता हूँ, तो अपने पास PR/3 आ जाएगा -1/VR. VR -1 हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास TR इंटू 8/27. इसको तो कैंसिल करते हैं. अब 3 को यूज कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये या उतना भी चलेगा अपने लिए. तो PR/3 -1/VR, VR -1 इज इक्वल टू 8/3 TR. लो भैया, ये अपन that is your real gas part. अब इसमें अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है. बस चाहूंगा आप शीट से क्वेश्चंस को सॉल्व करो so that we can discuss. आपका रियल गैस इक्वेशन भी खत्म हो गया, आपको बैकलॉग नहीं रखना चाहिए. ठीक है. और रियल गैस का बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा शीट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है. जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में होंगे ना आइडियल गैस में, उस इक्वेशन 1 से उससे कम ही होंगे रियल गैस वाली शीट में क्वेश्चन. तो आप रियल गैस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, शीट को सॉल्व करो. ठीक है. अब लेकिन अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए एटलीस्ट ना ऑड नंबर या इवन नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो.
लेकिन उस शीट में लिख देना कि आपने इवन नंबर सॉल्व किया या ऑड नंबर सॉल्व किया, ताकि आप बाद में अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हो ना। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो मैंने आपसे कहा ना, जैसे कि मैं ऑफलाइन डाउट भी लगाऊंगा। नेक्स्ट मंथ में मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, पनवेली शिफ्ट होने, तो मैक्सिमम अपने क्लासेस होंगे। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे करोगे, राइट। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम अपन शुरू नहीं करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। बिल्कुल एक नोटबुक में सॉल्व करना, क्योंकि वो नोटबुक में जो भी आप गैसियस स्टेट सॉल्व करोगे उसको मैं चेक करूंगा, रफ में नहीं करना। आप शीट के शीट में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको वहां पर, मैं शीट ही देख लूंगा आपको। सो सॉल्व करना कंपलसरी, और बेटर है कि आप नोटबुक में सॉल्व करो। अगर आंसर किसी का डायरेक्ट आ रहा है तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के उसको लिख दो, ठीक है ना, ताकि अपन उसको जब सबमिट करें तो जब मैं चेक करूंगा तो मैं देखूंगा कि आपने क्या लिखा, राइट। तो चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, आप लोग अपने आप सॉल्व करो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको सॉल्व करना भी दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। आप शीट लेके बैठना, आइडियल और रियल गैस, फिर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करें, ठीक है। चलो फिर आज, थैंक यू, चलो बाय।